हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था हमारा काकोरी ट्रेन डकैती और स्वराज पार्टी। तो मैंने इसके बारे में समझाया था और एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो स्थापना की थी, जो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। और जो इसके सचिव थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और मैंने आपको यह भी समझाया था कि इस स्वराज पार्टी की स्थापना होने का ही क्या उद्देश्य था। मैंने पूरा आपको यह बताया था कि इस स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो स्वराज पार्टी की स्थापना होने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। मुख्य उद्देश्य क्या रहा था स्वराज पार्टी की स्थापना होने का? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने किस विरोध में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था? और उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड, यानी जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। और मैंने यह भी बताया था कि जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ था, उसमें उस जलियांवाला हत्याकांड होने का रीजन क्या था। क्योंकि जो 1919 में एक एक्ट आया था जिस एक्ट को नाम दिया गया था रोल एक्ट। क्या नाम दिया गया था? रोल एक्ट। उस रोल एक्ट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ना दलील ना सुनवाई, सीधी क्या होगी? सजा। तो 1919 में एक अधिनियम आया था जिसे कहा गया था रोल एक्ट। उस रोल एक्ट के विरोध में उठाया गया था सतपाल, एक तो डॉक्टर सतपाल को और एक सैफुद्दीन किचलू को। इन दोनों को उठा लिया गया था। तो इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में जलियांवाले बाग में एक सभा चल रही थी। और वो जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो वो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। तो उन व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए जो सभा चल रही थी, लेकिन उस समय अमृतसर शहर का जो सेनाध्यक्ष था वो कौन था? तो माइकल ओ डायर ने आदेश दिए थे जनरल डायर को गोली चलाने का। तो गोली चलवाई किसने थी? जनरल डायर ने। लेकिन गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? माइकल ओ डायर ने। बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जब मैंने बताया था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यह कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जब 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। कौन सा नाम दिया गया? असहयोग आंदोलन। और जब यह असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था तो यह असहयोग आंदोलन दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ था। यह काफी आंदोलन पूरे भारत में फैला हुआ था और काफी चर्चा में चल रहा था। लेकिन इस आंदोलन में आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक चौकी में आग लगा दी जाती है। और उस चौकी में आग लगाने पर उसमें मौजूद 21 सिपाही और एक दरोगा की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। जब ये मृत्यु हो जाती है तो महात्मा गांधी अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। वो इस आंदोलन को वापस क्यों ले लेते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी एक अहिंसावादी थे। वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा विद्रोह हो। वो ये तो चाहते थे कि हम आंदोलन करके अंग्रेजों को झुका सकते हैं, लेकिन उनको यह भी नहीं पता था कि ये आंदोलन इतना बड़ा फैल जाएगा। जब उनको पता लगा, क्योंकि जिस टाइम
गोरखपुर में एक चौकी में आग लगाई गई थी। उस टाइम महात्मा गांधी गुजरात में थे, और जब गुजरात में थे तो जो गुजरात में पता चलते ही ये वही अपने घोषणा कर देते हैं कि महात्मा गांधी अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। जब आंदोलन ये अपना वापस ले लेते हैं तो उसी टाइम के लीडर व्यक्ति जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने एक नए पार्टी की स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि आपको पता होगा जो लीडर व्यक्ति थे जब वो ही वापसी हट गए, वो ही पीछे हट गए। उन्होंने महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इसलिए अब की बार एक नई पार्टी की स्थापना की, और नई पार्टी की स्थापना करने के कारण वो खुद लीडर व्यक्ति बन गए। अब ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू कौन थे? सचिव थे। मैंने यही आपको यह भी बताया था कि जब स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, अब स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद यहां एक काकोरी ट्रेन डकैती होती है। जो काकोरी ट्रेन डकैती होती है वो 1925 में होती है। तो मैंने आपको इतना 2-4 मिनट में पूरा रिवाइज कराया, ठीक है। अब काकोरी ट्रेन डकैती जो होती है, वो काकोरी ट्रेन डकैती, इस ट्रेन डकैती का नाम ही काकोरी क्यों रखा गया? क्योंकि लखनऊ से पहले एक स्टेशन का नाम पड़ता है, रेलवे स्टेशन का नाम था काकोरी स्टेशन, और उस काकोरी स्टेशन पे ही ये लूट होती है, इसलिए ही उसका नाम रख दिया काकोरी ट्रेन डकैती। अब मैंने आपको ये पूरा समझा चुका था, लेकिन काकोरी ट्रेन डकैती में अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे पहले फांसी किसे लगी थी, सबसे पहले फांसी किसे लगी थी, तो काकोरी ट्रेन डकैती में क्वेश्चन ये भी बनता है कि देखो चंद्रशेखर आजाद तो सिर्फ अपने आप ही इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क में खुद गोली मारकर आत्महत्या करते हैं, लेकिन जो फांसी की सजा मिलती है वो मिलती है अशफाक उल्लाह खां को। अशफाक उल्लाह खां को और रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को और कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी को, और लेकिन मैंने आपको यह बताया था इनमें अशफाक उल्लाह खां एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सबसे पहले, यानी एक ऐसा मुस्लिम क्रांतिकारी जिसको सबसे पहले फांसी की सजा दी गई हो। कौन थे वो? अशफाक उल्लाह खां। लेकिन अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति कौन था, तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस था। और इन तीनों के अलावा अन्य कौन व्यक्ति था? वो था राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इनके साथ जो थे वो उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन इनको जो फांसी की सजा मिली थी वो मिली थी 19 दिसंबर 1925 ईस्वी को। 19 दिसंबर 1925 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। और चंद्रशेखर आजाद ये अपनी इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क में खुद गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि HRA की स्थापना करते हैं कौन? भगत सिंह, यानी हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी की स्थापना करते हैं। कौन? भगत सिंह। और एक नई सभा यानी एक नई संस्था और बनी थी जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने नौजवान सभा की जो स्थापना की थी वो इसलिए की थी, जो देश के अंदर नौजवान हैं उनमें देशभक्ति भरने के लिए। क्या? देशभक्ति, ताकि नौजवानों के अंदर देशभक्ति उत्पन्न हो और अपनी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें। अब भगत सिंह पंजाब विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहां भाषण देते हैं, और उस भाषण में वो यहां तक भी कहते हैं कि जैसे कि चीन, रूस या ईरान, यानी इन्होंने अपनी आजादी के लिए जो क्रांति दी है, तो वहां के व्यक्तियों से पूछे कि उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। तो आप भी उन्हीं कुर्बानियों के देने के लिए अगर इच्छुक हों, तो अगर अपने देश की कुर्बानी के लिए या मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना प्रचार भी यानी देश के लिए इतना अहम रोल दिया था उन्होंने। अब अगर बात करें ये देशभक्ति के लिए नौजवान सभा एक स्थापना की थी, किसने? भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने ही नौजवान सभा की स्थापना इसलिए की थी ताकि उस सभा में भाग, ऐसा नहीं कि बड़े बूढ़े भी भाग लें, सिर्फ नौजवान ही भाग लें। अब 1927 में एक साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को नियुक्त किया जाता है। और यह कहां नियुक्त किया जाता है? ब्रिटेन में। कहां नियुक्त किया जाता है? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में नियुक्त किए जाते हैं साइमन कमीशन। सबसे पहले अगर हम ये बात यही करें कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? भारत आने का रीजन क्या था? क्या साइमन कमीशन को किसी ने भारत में बुलाया था, या साइमन कमीशन को बुलाने के लिए किसी ने पत्र भेजा था? क्या साइमन कमीशन को बुलाने के लिए किसी ने आदेश किया था? तो मैंने आपको पढ़ाया था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट में यही बताया था कि हर 10 साल बाद हम भारत में एक आयोग गठित करेंगे या एक आयोग भेजेंगे, और उस वह आयोग पूरे भारत का भ्रमण करेगा। और जब पूरे भारत का भ्रमण करेगा तो उसमें यह देखेगा कि उत्तरदायी सरकार के लिए क्या जरूरतें हैं, यानी भारत के अंदर उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए किस चीज की जरूरतें होंगी। तो अगर 1919 में यह बात कही गई थी कि हर 10 साल बाद, तो यह तो गठित हो गया 1927 में ही। तो ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन को गठित कर दिया गया था? इसका मेन उद्देश्य क्या था? ताकि अब मैंने आपको बताया कि हर 10 साल का रीजन यही घोषणा हुई थी कि हर 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, एक आयोग आएगा। अगर हर 10 साल में आना था तो फिर 1927 में ही क्यों गठित किया गया? 1927 में क्यों गठित किया गया? और 1927 में अगर गठित कर दिया तो भारत कब आया? तो भारत जो आकर रुका था वो 3 फरवरी 1928 में भारत आया। 3 फरवरी 1928 में भारत, और भारत में सबसे पहले बंबई। कहां? बंबई। अब बंबई आया, और बंबई में सबसे पहले, क्योंकि इसका पुराना नाम बंबई था, प्रेजेंट में तो मुंबई है, ठीक है। अब ये साइमन कमीशन का नाम अगर हम बात करें, इस आयोग का नाम ही साइमन कमीशन क्यों रखा गया? अगर हर बात की डिटेल करें, जानकारी लें कि साइमन कमीशन, क्योंकि 1919 में तो यह बात कही गई थी कि हर 10 साल बाद एक आयोग आएगा, यानी एक कमीशन आएगा। तो आयोग आया, लेकिन
साइमन कमीशन ही नाम क्यों रखा? क्योंकि उस कमीशन का जो अध्यक्ष बन गया था उसका नाम था, अध्यक्ष का नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन। तो आयोग का नाम ही रख दिया साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जैसे भारत आया तो उस टाइम इंग्लैंड के अंदर 3 मुख्य पार्टी थी। उन पार्टियों के नाम आपको बता देता हूं। तो पहली पार्टी लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी। दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। और तीसरी पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। अब ये 3 पार्टी थी, लेकिन अगर 3 पार्टियों में सबसे पहली बात कहूं कि साइमन कमीशन में एक व्यक्ति था, और जो कौन था? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। और ये ही साइमन कमीशन का क्या था? अध्यक्ष था। साइमन कमीशन का क्या था? अध्यक्ष था। तो लिबरल पार्टी से एक सदस्य नियुक्त हुआ, इसके बाद लेबर पार्टी से 2 सदस्य नियुक्त हुए, एक यहां और 2 यहां। कितने हो गए सदस्य? 3। और कंजर्वेटिव पार्टी से कितने सदस्य थे? 4। तो कुल कितने सदस्य हो गए? तो टोटल साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। बात आ रही होगी समझ में? आ रही है सभी के समझ में? अब जैसे ही ये साइमन कमीशन भारत आता है, और पूरे भारत का साइमन कमीशन ने 2 बार भ्रमण किया, यानी पूरे भारत में 2 बार घूमा, और 2 बार घूमने से इसको क्या क्या जानकारी मिलती है वो हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारत में एंट्री कब की थी? साइमन कमीशन जो मुंबई पहुंचा था वो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। अब उस टाइम भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विरोध खड़ा कर दिया। विरोध क्यों खड़ा किया? साइमन कमीशन को लेकर। तो साइमन कमीशन को लेकर विरोध इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि साइमन कमीशन में ही जो 7 सदस्य थे, उन 7 सदस्य के 7 सदस्य अंग्रेज थे। उनमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, और भारतीय ना होने के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। अब जब बड़ी पार्टी ही खड़ी हो गई साइमन कमीशन के विरोध में, तो जो छोटी मोटी पार्टी थी वो भी किसके साथ लग गई? कांग्रेस पार्टी के साथ लग गई। जैसे कि मैं आपको कुछ पार्टियों के नाम बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी ये तो साइमन कमीशन के विरोध में थी। इसके बाद स्वराज पार्टी ये भी साइमन कमीशन के विरोध में खड़ी हो गई। इसके बाद किसान मजदूर पार्टी ये भी साइमन कमीशन के विरोध में खड़ी हो गई। इसके बाद मुस्लिम लीग ये भी साइमन कमीशन के विरोध में खड़ी हो गई। इसके बाद लेकिन अगर हम बात करें सबसे जो साइमन कमीशन, ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन का साथ दिया हो? कौन सी पार्टी थी? तो ऐसी कौन सी पार्टी थी? जब देखिए जो मुख्य पार्टी थी, मेन पार्टी, वो साइमन कमीशन के विरोध में थी, लेकिन एक पार्टी थी जो यूनियनिस्ट पार्टी। ये एक ही पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन का, यानी साइमन कमीशन के पक्ष में थी। अब इतनी पार्टियों में आप सबसे पहले जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो मुंबई में ही
इनका विरोध होने लगा और साइमन कमीशन मुंबई पहुंचते ही विरोध होने लगा। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध जो हुआ वो पूरे भारत में हुआ। कहां हुआ? पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। जहां भी साइमन कमीशन पहुंचे वही नारा लगने लग जाए, गो बैक साइमन, और साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इसमें जो अहम रोल होता है वो अहम रोल बताया जाता है लाला लाजपत राय का। किसका? लाला लाजपत राय का। क्योंकि सबसे पहले मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई के बाद दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में भी जो केंद्रीय विधानमंडल था उस केंद्रीय विधानमंडल में भी उन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत तो नहीं किया, लेकिन उसके विरोध में खड़े हो गए। अब जो केंद्रीय विधानमंडल में ही उनका स्वागत नहीं किया गया तो उन्हें तभी पता लग गया था कि जब अगर केंद्रीय विधानमंडल ने ही हमारा स्वागत नहीं किया तो पूरा भारत हमारे खिलाफ है। लेकिन जब पूरे भारत में इनका विरोध होने लगा, इसके बाद जाते हैं ये लाहौर। कहां? लाहौर। लाहौर में जब ये लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौर में लाला लाजपत राय बड़ी ही संख्या में लोगों को लेकर साइमन कमीशन के विरोध में थी। क्या? साइमन कमीशन के विरोध में थे। और भगत सिंह जो थे, भगत सिंह अपना गुरु मानते थे लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे। लेकिन वहां का पुलिस सेनाध्यक्ष, कौन? पुलिस सेनाध्यक्ष जो था लाहौर का, वो कौन था? सैंडर्स। तो लिख लीजिए, वहां का पुलिस सहायक अध्यक्ष, पुलिस सहायक कौन था वहां का? सैंडर्स। अब सैंडर्स ने वहां जो भीड़ लगी हुई थी, यानी लाला लाजपत राय के जो साथ थे लोग, वहां लाठीचार्ज करा दी। और लाठीचार्ज जो सैंडर्स पुलिस अधिकारी था, इसकी लाठी लाला लाजपत राय पर काफी भयानक पड़ती है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो जाते हैं। क्या? लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जबकि बताया जाता है लाला लाजपत राय जब घायल हुए थे तो उसके 1 महीने बाद ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कितने दिन बाद? लगभग 1 महीने बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, तभी भगत सिंह ने एक कसम खाई थी कि जिसने मेरे गुरु को मारा है उसका बदला लेंगे। अब ये बात किसने कही? भगत सिंह ने। जो इससे आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि विधानमंडल पर जो बम फेंकेंगे भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त, वो इसी के विरोध में फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनके गुरु की हत्या की थी। अब जिस टाइम लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई गई थी तो लाला लाजपत राय ने एक नारा भी दिया था। वो नारा कौन सा था कि लाला लाजपत राय के शरीर पर पड़ी एक लाठी भी अंग्रेजों की कील के साबूत के बराबर होगी। यानी अंग्रेजों को बड़ी कैडी पड़ेगी ये लाठी। तो इसलिए कहा था लाला लाजपत राय के शरीर पर पड़ी एक लाठी की प्रहार कील के साबूत, यानी कील के सबूत के बराबर होगी। अब ये बात कही किसने? लाला लाजपत राय ने। अब लाठी बरसाने वाला जो लाला लाजपत राय की सिर में जो लाठी लगी थी वो पुलिस अधिकारी कौन था? सैंडर्स। बात समझ में आई होगी? कौन था वो? सैंडर्स। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद अब साइमन कमीशन, जगह जगह विरोध चल रहा था। किसका? साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन जब वापस इंग्लैंड पहुंचा तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन ने अपना जो निष्कर्ष निकाला, जो एक बार तो साइमन कमीशन को बात समझ में नहीं आई, जब 2 बार घूमा तो साइमन कमीशन ने कुछ अपना निचोड़ लिया और सारी जानकारी ली।
तो उस जानकारी में साइमन कमीशन ने क्या क्या प्रस्ताव को रखा गया था, या मैं ये कहूं साइमन कमीशन का जो साथ दिया था, साइमन कमीशन का साथ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने भी इनका साथ दिया था। अब ऐसा नहीं कि पूरा भारत साइमन कमीशन के विरोध में लगा हुआ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि इन्होंने अगर पूरा भारत ही विरोध में खड़ा होगा तो इन्होंने ये कहा था कि जब तो खुद ही ये कहा था कि हर 10 साल में एक आयोग भेजा जाएगा, अगर तुमने आयोग की मांग ही की ही थी तो आयोग अब आया भी है, तो अब ये देखे तो सही कि अपना क्या निष्कर्ष देता है। तो वो एक निष्कर्ष जानने के लिए इस साइमन कमीशन के पक्ष में होते हैं। लेकिन साइमन कमीशन अपना क्या निष्कर्ष देते हैं, तो वो निष्कर्ष देते हैं कि भारत में उत्तरदायी सरकार के लिए संघीय संविधान सभा होनी चाहिए। और उन्होंने साइमन कमीशन की यह भी बात थी कि भारत के अंदर जो पावर होगी वो केंद्रीय सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तो साइमन कमीशन ने काफी निर्णय दिए थे, लेकिन अगर मैं ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही बनता है कि साइमन कमीशन जिस टाइम आया था उस टाइम भारत का वायसराय कौन था। तो साइमन कमीशन जिस टाइम आया था उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। बात समझ में आई? और लॉर्ड इरविन ने ही ये बात कही थी कि जब भी एक आयोग आएगा, यानी साइमन कमीशन जो आया था, कि उस आयोग में भारत का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड इरविन ने यही बात कही थी कि जब भी भारत में एक आयोग भेजा जाए तो उसमें भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये लॉर्ड इरविन की बात मानी गई थी और इसलिए ही उसमें सातों के सातों व्यक्ति अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम नेहरू रिपोर्ट। कौन सी? नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद फिर पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।